हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 17, जिसका नाम है आशियाना। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 16 जल है तो कल है करवाया था। तो चलिए पाठ 17 शुरू करते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। फरवरी महीने की एक सुहानी सी सुबह थी। हमारी कक्षा के सभी बच्चे अध्यापिका के साथ बस में सुल्तानपुर नेशनल पार्क गए। यह पार्क हमारे राज्य के गुड़गांव जिले में है। वहां पहुंचकर अध्यापिका ने सबके लिए टिकट लिए और एक गाइड की सहायता ली। गाइड अंकल ने कहा, बच्चों, पक्षियों और जानवरों को दूर से ही देखना है, इन्हें तंग नहीं करना है और छेड़ना भी नहीं है। चर्चा करो। उद्यानों और पक्षी विहारों में पक्षियों और जानवरों को दूर से क्यों देखना चाहिए? सबसे पहले गाइड अंकल हमें सूचना केंद्र में ले गए। वहाँ अनेक पक्षियों की तस्वीरें ली। सूचना पत्र पढ़कर हमें कुछ पक्षियों की आदतों की जानकारी मिली। सूचना केंद्र देखने के बाद हमें पक्षियों और जानवरों को देखने के लिए निकलना पड़ा। पार्क में बहुत से पक्षियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। हम भी पक्षियों की आवाज़ें निकालकर उनकी नकल करने लगे। पुनित, अंकल वह सामने क्या है? गाइड, बच्चों, वह मचान यानी वॉच टावर है। उस पर खड़े होकर पक्षियों और जानवरों की अच्छी तरह से देखा जा सकता है। कुछ बच्चे अध्यापिका से पूछकर मचान पर चढ़ गए और दूरबीन से पक्षियों को देखने लगे। अमित, दूरबीन से देखते हुए, देखो उस पेड़ पर कुछ घोंसले लटके हुए हैं। सीमा, हाँ ये तो बहुत सुंदर है। कई घोंसले तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पेड़ से बीन लटक रही है। गाइड, ये बया के घोंसले हैं। ध्यान से देखोगे तो उसी पेड़ पर तुम्हें बया भी दिखेगी। चित्र देखो और लिखो, बया के घोंसले का आकार कैसा है? इसका उत्तर है, बया के घोंसले का आकार बीन जैसा है। बया का घोंसला किन चीज़ों से बना है? इसका उत्तर है घास फूस तिनकों से। कोमल, अब तो मुझे भी दूरबीन से देखने दो। अमित ने दूरबीन कोमल को दे दी। कोमल, उस तरफ कई गौरैया मज़े से कुछ खा रही हैं। सीमा, कोयल, गौरैयों को घोंसले देखने की कोशिश करो, किसी पेड़ पर ज़रूर दिखेगा। कोमल, यह तो कहीं नहीं दिख रहा, पर मैंने अपने घर के रोशनदान में गौरैया का घोंसला देखा है। गाइड, बच्चों, गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार के आले में और रोशनदान में। सोचो और लिखो, क्या तुमने गौरैया का घोंसला देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? इसका उत्तर है, हाँ मैंने स्कूल के बाहर खड़े जामुन के पेड़ पर गौरैया का घोंसला देखा है। पता करो और लिखो, गौरैया अपना घोंसला किन चीज़ों से बनाती है? इसका उत्तर है घास फूस तिनकों से। पता करो, चित्र में दिख रही गौरैया व बया के घोंसलों में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं? इसका उत्तर है, रॉबिन का ध्यान एक टूटे हुए घोंसले पर गया। उसने गाइड से पूछा, अंकल यह घोंसला खाली क्यों है? गाइड, इस घोंसले को पक्षी छोड़ गए हैं। रॉबिन, ऐसा क्यों? गाइड, पक्षी सारा साल एक घोंसले में नहीं रहते। ज़्यादातर पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। उनके बच्चे घोंसलों में तब तक रहते हैं जब तक वे उड़ना नहीं सीख जाते। अध्यापिका, चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। सुनील, उधर देखो, झील के पास कितने सारे पक्षी हैं। सुमन, वाह यह तो बहुत सारी बतखें हैं। कई तो मज़े से पानी में तैर रही हैं, कई झील के किनारे किनारे घूम रही हैं। नितिन, अंकल झील के पास वाले पेड़ों पर तो बहुत से पक्षी हैं। गाइड, हाँ सर्दियों में इनकी संख्या और भी ज़्यादा हो जाती है। इस मौसम में बहुत से पक्षी दूसरे देशों से हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आते हैं। सर्दियाँ समाप्त होने पर ये प्रवासी पक्षी वापस चले जाते हैं। चर्चा करो, पक्षी एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं? इसका उत्तर है, मौसम के परिवर्तन के कारण भोजन की तलाश में। कपिल, सुनो सुनो कोयल की आवाज़। सुमन, कितनी मीठी है, कितना मीठा गाती है। रानी, अंकल कोयल का घोंसला दिखाई दे तो वह भी दिखाना। गाइड, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए के घोंसले में ही अंडे देती है। कौआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सोता है, क्योंकि इन दोनों के अंडे एक जैसे दिखते हैं। रानी, मेरे घर के पास
गुलमोहर का एक पेड़ है, उसकी ऊंची शाखाओं पर एक कोए का घोंसला है। मैंने और मेरे भाई ने अपने घर की छत से देखा है कि वह घोंसला बड़ा और मोटे तिनके से बना हुआ है। पता करो और लिखो। कोयल के अलावा ऐसे 2 पक्षियों के नाम लिखो जो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। इसका उत्तर है चील और गिद्ध। जो पक्षी घोंसला नहीं बनाते हैं वह अंडे कहाँ देते हैं? इसका उत्तर है जो पक्षी घोंसले नहीं बनाते हैं वे दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। रानी तो चिड़िया के पंखों की तरह हाथ फैलाकर उछलती कूदती जा रही थी। रजनी, सुनो तो, यह कुट-कुट की आवाज़ कहाँ से आ रही है? गाइड, लगता है कठफोड़वा अपनी मजबूत चोंच से पेड़ के तने को खोदकर कोटर बना रहा है। यही उसका घर होता है। एक विचित्र घोंसला। दर्जन चिड़िया का जैसा नाम वैसा ही काम। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को घास से सी लेती है। इसमें यह रुई, कपड़े और कतरने और कागज के टुकड़े रखकर इसे आरामदायक बनाती है। अब घर लौटने का समय हो गया था, लेकिन बच्चे कुछ देर और रुकना चाहते थे, इसलिए अध्यापिका ने उन्हें आधे घंटे का समय और दे दिया। सब बच्चे बहुत खुश थे। रानी चहकती हुई सी घर पहुंची। उसने दिन भर की बातें अपनी माँ, भाई और दादी को बताईं। घर तब और अब। शाम को रानी दादी के पास बैठकर टेलीविज़न देखने लगी। उस पर एक ऐतिहासिक नाटक दिखाया जा रहा था। रानी, वाह कितना सुंदर किला है, इसका दरवाज़ा भी बहुत बड़ा है। पर दादी, इसमें मशालें क्यों जल रही हैं? दादी, बेटी, पुराने समय में बिजली नहीं होती थी तो लोग रोशनी के लिए मशाल, लालटेन, दिया या डिबरी आदि चीज़ों का प्रयोग करते थे। सोचो और लिखो, बिजली न होने पर तुम अपने घर में किन चीज़ों से रोशनी करते हो? इसका उत्तर है मोमबत्ती, मिट्टी के तेल का दिया जलाते हैं। रानी, दादी, क्या हमारा पुराना घर बहुत बड़ा था? दादी, इस किले जितना बड़ा तो नहीं था लेकिन हमारे घर का आंगन काफ़ी बड़ा था और उसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ था। घर की दीवारें मोटी तथा मिट्टी और पत्थर की बनी हुई थीं। छतें ऊंची और कड़ियों वाली थीं। तुम्हारे घर की छत किन चीज़ों से बनी है? तो यहाँ पे आपको वो लिखना है। पुराने घर के समय के घरों में की दीवार बहुत मोटी क्यों बनाई जाती थी? रानी, दादी, आप घर के बारे में कुछ और बातें भी बताओ ना। दादी, हमारे घर के एक हिस्से में पशुओं को रखते थे जिसे बाड़ा कहा जाता था। देखो और लिखो। तुम्हारे यहाँ पशुओं को रखने वाली जगह को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है बाड़ा। बाड़े में पशुओं के लिए क्या क्या होता है? इसका उत्तर है चारा काटने की मशीन, पानी पीने का हौज, घास काटने की मशीन। तो जो प्रश्न थे उनका उत्तर है हमारे घर की छतें किन चीज़ों से बनी हैं? हमारे घर की छतें लकड़ी, पत्थर, ईंट, सीमेंट, रेत, बजरी, लोहा, स्टील आदि से बनी हैं। पुराने समय में घरों की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती थी? इसका उत्तर है पुराने समय में घरों की दीवार कच्ची ईंटों से मोटी बनाई जाती थी क्योंकि इनसे कमरे गर्मी और सर्दी के मौसम में गर्म रहते थे। बदली रसोई घर। रानी, दादी, रसोई घर कैसा था? दादी, रसोई घर में मिट्टी का चूल्हा और उसके ऊपर ईंटों से बनी चिमनी थी। तिवारी के में ओखली और चक्की भी थी। खाना ज़मीन पर बैठकर बनाया जाता था और वहीं सारा परिवार मिलकर खाना खाता था। रानी, अब तो अधिकतर रसोई घरों में गैस का चूल्हा है, खाना भी खड़े होकर बनाते हैं। कितना कुछ बदल गया है। सोचो और लिखो। तुम्हारा घर में खाना किस प्रकार के चूल्हे पर बनाया जाता है? इसका उत्तर है हमारे घर में खाना गैस चूल्हे पर बनाया जाता है। कभी कभी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाते हैं। पता करो और लिखो। ओखली में कौन सी चीज़ें कूट सकते हैं? इसका उत्तर है धान, बाजरा। चक्की में कौन सी चीज़ें पीसी जाती हैं? इसका उत्तर है दाल, मक्का, गेहूँ, बाजरा। रानी, घर में शौचालय के बारे में भी तो कुछ बताओ। दादी, उस समय शौचालय घर के पिछवाड़े में कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे।
पानी किसी बर्तन में भरकर रखते थे, क्योंकि घरों में नल नहीं थे। सारा पानी खुली नालियों से होकर एक बड़े गड्ढे में जाता था। कुछ लोग खुले में भी शौच जाते थे। रानी, अब तो हमारे घर में शौचालय बहुत अलग है, इसमें नल लगे हैं और नालियाँ ज़मीन के अंदर हैं। पता करो और लिखो। अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि जब वे छोटे थे तब वे किस प्रकार के घरों में रहते थे। वे कच्चे घरों इसका उत्तर है वे कच्चे घरों में रहते थे। उनके घर किन चीज़ों से बने रहते थे? इसका उत्तर है उनके घर मिट्टी, गारे, लकड़ी आदि से बने होते थे। क्या घरों में शौचालय थे? यदि हाँ तो कैसे? इसका उत्तर है नहीं, उस समय अधिकतर घरों में शौचालय नहीं होते थे। रानी, दादी, पहले के घरों में और आज के घरों में बहुत बदलाव आ गए हैं ना? दादी, हाँ बेटा, अपनी 80 वर्ष की उम्र में मैंने बहुत से बदलाव देखे हैं। अपने राजू चाचा के घर को ही देख लो। वे बड़े शहर में रहता है, उसका घर हमारे घर से तो बिल्कुल अलग है। वहाँ कई कई मंजिलों वाली इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं जैसे आसमान को छू रही हों। सोचो और लिखो। बड़े शहरों में बहुमंजिलीय इमारतें बनाए जाने के कोई कारण, 2 कारण लिखो। पहला कारण, जमीन की उपलब्धता की कमी तथा जमीनों की ऊंची कीमतें। दूसरा, अधिक जनसंख्या भी बहुमंजिलीय इमारत में बनाए जाने के कारण है। आओ ये भी करें। पहला, आओ घर बनाएं। कक्षा के बाहर 3-4 समूह में बच्चे बट जाएं। हर समूह अलग अलग तरह के घर का मॉडल बनाए। इसके लिए तुम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो, जैसे मिट्टी, लकड़ी, कपड़ों के टुकड़े, जूतों के डिब्बे, रंगीन कागज़, माचिस की डिब्बियाँ और रंग। सभी घरों को एक साथ रखकर एक बस्ती बनाओ। दूसरा, बिंदुओं को मिलाओ और प्राप्त आकृति में रंग भरो। तो यहाँ पे आपको एक आकृति दी हुई है, आप इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे और आकृति बनाएंगे। प्रश्न 3, ऐसा करो। तुमने कई पक्षियों की आवाज़ सुनी होंगी। कक्षा में प्रत्येक बच्चा बारी बारी से किसी पक्षी की आवाज़ निकाले। अन्य बच्चे आवाज़ पहचान कर पक्षी का नाम बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न 4, चित्रों के नीचे पक्षियों और जानवरों के नाम लिखो। इनके घरों से मिलान करो। तो सबसे पहले शेर को मिलाएंगे दूसरे चित्र से। फिर कटफोड़े को मिलाएंगे तीसरे चित्र से। बया को मिलाएंगे पहले चित्र से। चिड़िया को मिलाएंगे 5वें चित्र से। सांप को मिलाएंगे चौथे चित्र से। अब हम करते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह उद्यान 1.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस उद्यान में लगभग 250 किस्म के स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। प्रश्न 2, बया पक्षी के घोंसले के बारे में आप क्या जानते हो? इसका उत्तर है बया को वीवर पक्षी भी कहा जाता है। यह बड़ी कारीगरी के साथ अपना घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने का काम नर बया करता है। मादा बया उन घोंसलों को देखती है। उसे जो घोंसला अच्छा लगता है वह उसमें अंडे देती है। प्रश्न 3, प्रवासी पक्षी किन्हें कहते हैं? इसका उत्तर है बहुत से पक्षी जलवायु परिवर्तन के साथ अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं। कई बार तो ये पक्षी हज़ारों किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 18 करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।